नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष आया हूं उसी परिवार, उसी चैनल के माध्यम से जिसका नाम है द भाटी क्लासेज। द भाटी क्लासेज। शुरुआत यहीं से करूंगा कि क्या कहते हैं उसे कि कहंदे ओंदे नाल यारी कदे ना लाइए, कहंदे ओंदे नाल यारी कदे ना लाइए, जिन्हों अपने ते गुरूर होवे, मां बाप ਨੂੰ ਕਦੇ बुरा न आखो, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। बुरे राह ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਚਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੂਰ ਹੋਵੇ। ਅਰੇ ਬੁੱਲੇ ਸਾਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੋਵੇ। प्यार निभाने का दस्तूर होवे। आपने जो प्यार, आपने जो प्रेम, जो आपने अपनापन इस चैनल को मुझे दिया है, मैं काबिले तारीफ, तहे दिल से आपका आभारी हूं कि जो प्रेम आप अपने कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं दोस्तों। और मेरी ओर से जो अभी आपको यहाँ पर कंटेंट करवाया जा रहा है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए बड़ा ही लाभदायक रहे दोस्तों। चाहे अपने विद्यालय स्तर पे बात करें, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, मेरी ओर से भरसक प्रयास ये रहेगा दोस्तों कि जिस टॉपिक को यहाँ पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, उसमें किसी भी प्रकार के कोई कमी शेष न रह जाए। फिर भी अगर रहती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मनुष्य प्रजाति का होने के कारण गलतियां मनुष्य से होती रहती है, लेकिन दोस्तों प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा देने का मैं रुतबा रखूं दोस्तों। शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों, आज जो भाषा टॉपिक कर रहे हैं अपने, जिसकी 2 वीडियो आपने देख चुके हैं दोस्तों। जिसे हमने शुरुआत की थी कि उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत में अलग परिवार, वहां से विभिन्न भाषाओं का उद्गम हुआ है। दक्षिण भाषाएं कौन सी है और उत्तरी जो भारतीय परिवार है, इससे आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। कौन सी आर्य भाषाओं का कौन से अपभ्रंशों से जन्म हुआ है। हिंदी भाषा के अंदर कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी उपबोलियां हैं और किन के मिश्रण से हिंदी का उद्गम हुआ है। हिंदी शब्द कहां से निकला और किस प्रकार उसका आगे विकास हुआ, आदि पर हमने चर्चा कर ली दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों, वो रहेगी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। हमें ये ज्ञात है कि हमारी जो राजभाषा है वो भी हिंदी है और हमारी राष्ट्रभाषा है वो भी हिंदी है, लेकिन दोनों ही हिंदी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हमें इसके बारे में आज आपकी वीडियो उस अंतर को, उस झंझट को, उस संदेह को आपके माइंड से दूर कर देगी दोस्तों। आप लगातार पूरी वीडियो देखेंगे तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो भी आपके डाउट है वो आज दूर हो जाएंगे दोस्तों। मैं शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों राष्ट्रभाषा को और राजभाषा को लेकर। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजभाषा की। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजभाषा की, लेकिन आज की वीडियो रहेगी राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर। राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर। आज हम इसी कंटेंट पे बात करेंगे और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों हमारी राजभाषा को। पहले राजभाषा देखो दोस्तों बेटा कि जो किसी राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा दिया जाता है तो उस देश के संविधान में उसका उल्लेख किया जाता है, और जब संविधान में उल्लेख किया जाता है तो एक संविधान सभा होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा कोई नियम, कोई अधिनियम पारित करके किसी बात को रखा जाता है दोस्तों। तो भारत की संविधान सभा के सामने एक प्रश्न था दोस्तों। संविधान सभा के सामने एक प्रश्न था कि कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। अब संविधान सभा के अंदर एक बात याद रखना दोस्तों कि एक तारीख 14 सितंबर 1949 का दिन था दोस्तों। 14 सितंबर 1949 को जो संविधान सभा है उसके अंदर एक विधेयक पारित हुआ, और उस विधेयक के अनुसार, उस नियम के अनुसार एक राजभाषा घोषित की गई। राजभाषा अर्थात भारत की जो राजभाषा होगी ना, वो राजभाषा कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी होगी। अर्थात संविधान
संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को राजभाषा का जो दर्जा मिला था दोस्तों, वो मिला था कब बेटा? 14 सितंबर को मिला था। इसीलिए याद आपको रहेगा कि 14 सितंबर को ही हम एक दिवस मनाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस। क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा इसी दिन मिला था 14 सितंबर को, इसीलिए इसे 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। स्वीकार करते हैं। अब राजभाषा तो बन गई हिंदी, लेकिन इसका मतलब क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, अगर राजभाषा की अगर आपसे परिभाषा पूछे दोस्तों, 12th क्लास में कई बार ये पूछी गई है दोस्तों, रिक्तस्थान के रूप में भी और वैकल्पिक रूप में भी। तो संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत स्वीकार्य वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज की किए जाए, अर्थात भारत की वह एक संविधान द्वारा प्रदत्त वह भाषा जिसमें भारत के सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर जो भी कामकाज किया जाता है, जिस भाषा में किया जाएगा वह भाषा कौन सी रहेगी दोस्तों? हिंदी। अर्थात संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें सभी सरकारी कामकाज किए जाए। अर्थात केंद्र सरकार है, उसके जितने भी सरकारी कामकाज हैं, उन सभी के जो कामकाज किया जाएगा, जो उनकी फाइलों की भाषा होगी, जो उनके विधेयकों की भाषा होगी, आवेदन पत्र की भाषा होगी, उन सभी की भाषा कौन सी रहेगी दोस्तों? हिंदी रहेगी। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, कि हमारा देश जो संविधान लागू हुआ था, हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब ये 14 सितंबर 1949 पे विधेयक पारित हुआ ना, तब ये घोषणा की थी कि संविधान लागू होने के बाद आगामी 15 वर्षों तक, कितने दोस्तों? 15 वर्ष तक आप क्या करोगे? अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो और करोगे। कहने का मतलब आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हो राजभाषा के रूप में, लेकिन जब तक पूरी रूप से राजभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिल जाता, तब तक आप इसके साथ में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन कितने वर्ष दोस्तों? सिर्फ 15 वर्ष। लेकिन आपको पता है, जहां राजनीति होती है ना, चाहे क्रिकेट है चाहे कुछ भी है, वहां पर बंदे को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। बात यहीं पर वही हुई। 15 वर्ष का कहा गया था पहले, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा इस 15 वर्ष को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। अनिश्चित काल, कोई समय सीमा नहीं होगी, अनिश्चित काल तक इसे बढ़ा दिया गया। यही कारण है दोस्तों, आज हम हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन अधिकांश कार्य कौन सी भाषा में किया जाता है दोस्तों? वो आप और हम सभी जानते हैं। वो भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा में सब कार्य किए जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ के सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत शानदार कहा है दोस्तों कि हमारी जो भाषा है, उस भाषा का हमारे पास में ज्ञान नहीं है, और हम दूसरी जो भाषाएं देशों के, उस भाषा को हम पढ़ने के पीछे पड़े। आज जो अंग्रेजी पढ़ जानते हैं, जिनके पास में अंग्रेजी का ज्ञान है, उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को हम सम्मान से देखते हैं, और जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता उसे हीनता से देखा जाता है। वो यही कारण है दोस्तों। राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारे अंग्रेजी का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो
आज भी हिंदी को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। ऐसे कुल 10 राज्य हैं जिन्होंने अपने केंद्र सरकार की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन उनकी राज्यों की भी राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी, जिन्हें हिंदी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं यहीं पर। आपको यहां पर केवल इतना याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को एक विधेयक पारित किया संविधान सभा के द्वारा कि हमारी राजभाषा कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी होगी। लेकिन इसके साथ ये कहा गया था कि संविधान लागू होने के आगामी 15 वर्ष तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कितने समय तक? केवल 15 वर्ष। संविधान संशोधन के द्वारा, राजनीति के द्वारा उस काल को ऐसी काल तक बढ़ा दिया गया और इसे हम वर्तमान में झेल रहे हैं दोस्तों। चलता हूं मैं दोस्तों आगे। यहां से हम बढ़ते हैं आगे। परिभाषा आपने देख ली कि संविधान से प्राप्त वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? राजभाषा। चलता हूं आगे राजभाषा की ओर। हमने यह बात कर ली कि संविधान सभा के द्वारा विधेयक पारित करके हमारे देश भारत की राजभाषा हिंदी को कर दिया गया। चलता हूं दोस्तों आगे। यहां तक पता लग गया। मैंने बात की थी हिंदी प्रदेश। किनकी बात की दोस्तों? हिंदी प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमारा केंद्र है, जो हमारा राष्ट्र है, इस केंद्र की जो राजभाषा है वो कौन सी है दोस्तों? आपका आंसर रहेगा सर हिंदी। यानी केंद्र के जितने भी शासन कार्य किए जाते हैं ना, वो सारे कौन सी लैंग्वेज में किए जाते हैं दोस्तों? राजभाषा हिंदी। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र के तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिंदी प्रदेश कहे जाते हैं जिन्होंने अपने राजभाषा भी कौन सा यूज कर लिया दोस्तों? हिंदी का। अर्थात उनकी जो प्रादेशिक भाषा का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन उसके अंदर वो उस राजभाषा हिंदी का भी क्या करते हैं दोस्तों? प्रदेश प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी प्रदेश कितने हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों, इनकी संख्या है 10। है कौन कौन से, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। उसी के नजदीक में आपने नाम सुना है दोस्तों, बोलना नहीं बेटा, उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देश की राजधानी कौन सी दोस्तों? दिल्ली आती है। और उसी के पास में एक लठ गाड़ देंगे, हरियाणा। और उसी के पास में हम बात करते हैं हमारा देश कौन सा, राज्य कौन सा? राजस्थान। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी। और उसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं, वो तो अब आएंगे राबड़ी देवी जी। वो तो कहां पे है? हमार बिहार, बिहार में। और हम बात करते हैं रांची का लखवाला, झारखंड, महेंद्र सिंह धोनी, है ना। और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़। आपको याद रखने दोस्तों, ये जो 10 राज्य हैं ये अपनी प्रादेशिक भाषा का तो प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा दोस्तों? प्रादेशिक भाषा का प्रयोग के साथ साथ ये हिंदी का भी क्या करते हैं दोस्तों? सर्वाधिक प्रयोग। इसीलिए ये कहा जाता है कि वो कौन सा प्रदेश कहलाते हैं? कौन से प्रदेश कहलाते हैं? हिंदी प्रदेश। कितनी संख्या इनकी दोस्तों? तो 10 है। तो ये 10 राज्य हैं जिन्होंने राजभाषा हिंदी को अपनी प्रादेशिक भाषा के साथ साथ अपनी राज्य की राजभाषा भी क्या कर ली है दोस्तों? घोषित करते उनका प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया है। चलता हूं दोस्तों आगे। यहां तक आपके कोई डाउट रहना नहीं चाहिए कि कितने प्रदेश, तो 10 है। कौन कौन से, ये आपके समक्ष है। चलता हूं आगे दोस्तों। हम चलते हैं आगे की ओर कि राजभाषा कौन सी? हिंदी। कौन कौन से राज्य में बात कर ली। राजभाषा कहते किसे हैं, उन पे भी बात कर ली। कितने वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग, उस पे बात कर ली। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा की संवैधानिक, मैं इधर लिख देता हूं दोस्तों, है ना। राजभाषा की संवैधानिक, मस्ट बनता है दोस्तों ये प्रश्न।
राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, अर्थात संविधान के अंदर राजभाषा का प्रयोग कहां पे किया गया है, कौन से अध्याय में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों कि संविधान कौन सा दोस्तों, संविधान जो भारतीय संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान के भाग 17, कौन सा दोस्तों, भाग 17 याद रखना है। लेकिन कौन से अनुच्छेद, तो आपको याद रखना है दोस्तों 343 से 351, ये जो अनुच्छेद है, इन्हीं अनुच्छेदों में किनका प्रयोग किया गया है दोस्तों, राजभाषा का प्रयोग किया गया है। संविधान के कौन से भाग में दोस्तों, भाग 17, कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक, 343 से 351 तक राजभाषा का प्रयोग किया गया है कि राजभाषा क्या है, क्या होगी, कौन सी लिपि होगी, कौन सी आवेदन के लिए, ये सभी बातें इन अनुच्छेदों में लिखी गई है। तो मैं कंटिन्यू लगातार सीक्वेंस वाइज बात कर रहा हूं। नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 343 क्या कहता है। 343 दोस्तों ये कहता है कि संविधान सभा के द्वारा ये घोषणा कर दे कि जो भारत की, किसकी दोस्तों, भारत की जो राजभाषा होगी, भारत की जो राजभाषा होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, हिंदी। और इसी के साथ भारत की जो लिपि होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, देवनागरी। ये हमें कहां पर मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 1 यानी 343 में, कि राजभाषा कौन सी, हिंदी, और लिपि कौन सी दोस्तों, देवनागरी। बात करता हूं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 2 अर्थात 344। 344 में क्या किया जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के द्वारा, कौन से, जो हमारे देश का प्रथम व्यक्ति कहलाता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन और समिति का जो गठन किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, 344। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी खराब है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपके समक्ष आया और कंप्लीट करके जाऊंगा दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा एक तो बेटा राजभाषा आयोग, कई बार प्रश्न आया बेटा दोस्तों, राजभाषा आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत या किसके द्वारा किया जाता है, राजभाषा आयोग। और एक है दोस्तों कौन सी, समिति, राजभाषा से संबंधित समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। एक तो ये और एक राजभाषा का ये, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो 344 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है और राजभाषा से संबंधित समिति का गठन किया जाता है, अनुच्छेद 344। याद रखेंगे दोस्तों 345, 346 और 347, ये जो तीनों अनुच्छेद है ना, ये जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, क्या है दोस्तों, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है। यानी कि अलग अलग राज्य की अलग अलग प्रादेशिक भाषा है। जैसे आप कह सकते हो कि बंगाल की बांग्ला, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो उनका संबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आप याद रखेंगे 345, 346 और 347। चलता हूं दोस्तों और आगे अनुच्छेद नंबर आ गया दोस्तों 348। क्या कहता है 348, चाहे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, चाहे विधानमंडल है, चाहे संसद है, इनके अंदर जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी भाषा कौन सी होगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानमंडल, संसद, इनके अंदर जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं ना, उनकी भाषाओं से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो कौन से अनुच्छेद में मिलती है दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 348।
शॉर्ट में लिखता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद और विधानमंडल में विधेयक भाषा या विधानमंडल में प्रस्तुत, ये लिखता हूं, प्रस्तुत विधेयक की भाषा। अर्थात चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे संसद है, चाहे विधानमंडल है, इनके अंदर जो विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे ना, विधेयक लाए जाएंगे, उनकी लैंग्वेज की भाषा कौन सी रहेगी, उन सभी से जानकारी हमें मिलती है 348 से अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 349 49 क्या कहता है? 49 ये कहता है दोस्तों, भाषा से संबंधित जो विधियां हैं, जो नियमावली है, उन सभी का प्रयोग कौन से में किया जाता है? 349 भाषा से संबंधित विधियां। कौन सी भाषा? राजभाषा। तो जितनी भी विधियां हैं वो कौन से के अंतर्गत है दोस्तों? 349। थोड़ा मेरे पास स्पेस नहीं है दोस्तों, तो मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, या मैं इधर लिख दूं तो काम चल जाएगा दोस्तों। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना? तो मैं यहां कर देता हूं ना, इतना। गुड। अनुच्छेद 49 आ गया। अनुच्छेद संख्या 350, संख्या नंबर 8, यानी टोटल 9 अनुच्छेद है जो राजभाषा संबंधित है। 7 हमने बात कर ली है, 8वां अनुच्छेद इधर लिख रहा हूं। अनुच्छेद संख्या कौन सी दोस्तों? 350। आपको याद रखना है दोस्तों, जितने भी जनता है, जैसे अपने हैं, अपने को कोई शिकायत प्रस्तुत करनी है तो प्रस्तुत करेंगे तो हमें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आवेदन पत्र प्रस्तुत होगा। तो आवेदन पत्र की लैंग्वेज कैसी होगी, वो कौन सी भाषा में लिखा होगा, और प्राथमिक स्तर पे तो बात करें तो मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़े उच्च लेवल में बात करें तो जो आवेदन पत्र की जो भाषा कैसी होनी चाहिए, उसका जो वर्णन है ना, वो कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? 350। तो मैं सिंपल लिख रहा हूं दोस्तों कि जनता द्वारा शिकायत करने वाले प्रार्थना पत्र, या मैं लिखूं आवेदन पत्र, ये अच्छा रहेगा, आवेदन पत्र की भाषा रहेगा यार। यानी 350 में केवल आपको याद रखना है कि जो भी हम शिकायती पत्र दे रहे हैं तो आवेदन हमें प्रयुक्त होगा, आवेदन का प्रयोग किया जाएगा। तो आवेदन की जो भाषा होगी, वो आवेदन की भाषा कौन सी होगी, उससे संबंधित हम बात करेंगे। 350 बिल्कुल लास्ट आ गया दोस्तों, अनुच्छेद 9वां, और संख्या आएगी इसकी 51। 351 के अंदर ये बात कही गई है कि सरकार के क्या कर्तव्य होंगे, सरकार के क्या दायित्व होंगे, उन सभी का वर्णन किसमें किया गया दोस्तों? 351। अर्थात सरकार राजभाषा संबंधी क्या निर्णय लाएगी, क्या क्या और अधिनियम पारित करके इस राजभाषा का विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत करेगी, राजभाषा का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए, इसका विकास करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आदि के बारे में उसके कार्य होंगे, उन सभी का वर्णन कौन से में दोस्तों? 351। तो शॉर्ट में याद रखेंगे दोस्तों कि सरकार के कर्तव्य और दायित्व। शुरुआत करता हूं दोबारा से दोस्तों। मैंने बात की कि राजभाषा की संवैधानिक स्थिति, संविधान में राजभाषा के बारे में क्या लिखा गया है उसके बारे में प्रयोग कर रहे हैं। राजभाषा का प्रयोग संविधान के अंदर भाग संख्या 17 में देखने को मिलेगा। कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? 343 से लेके 351 के बीच दोस्तों। तो 343 में क्या कहा गया है कि भारत देश की एक राजभाषा होगी, वो कौन सी होगी? हिंदी होगी। लेकिन लिपि कौन सी होगी? तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों देवनागरी। 344 क्या कहता है कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा एक राजभाषा आयोग की स्थापना की जाएगी और एक समिति का गठन किया जाएगा 344 अनुच्छेद के द्वारा। सॉरी,
345, 346, 347 ये तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित दोस्तों? प्रादेशिक भाषा से संबंधित है। 348 क्या कहता है? चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे संसद है, चाहे विधानमंडल है, उसमें जो विधेयक प्रस्तुत होंगे उसकी भाषा से संबंधित कौन सी बातें कहां पर होगी? 348 में। 349 क्या कहता है? राजभाषा में जितने भी विधियां, जितनी नियमावली है, उन सभी का प्रयोग कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों? 349। 350 क्या कहता है कि जनता जो शिकायत करेगी और जो उनकी आवेदन की जो भाषा होगी उस भाषा से संबंधित बातें कहां मिलेगी? 350। 351 क्या कहता है कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं, सरकार के क्या कार्य हैं, सरकार के क्या दायित्व है, उन सभी का वर्णन कहां पे मिलेगा दोस्तों? 351। तो हमने अभी तक बात की दोस्तों राजभाषा के लेकर कि राजभाषा वह है जो संविधान से प्राप्त हुई भाषा। कब मिली हमें? 14 सितंबर। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। केंद्र सरकार की राजभाषा है, लेकिन कुछ राज्यों की भी राजभाषा के रूप में हिंदी प्रयुक्त की जाती है। कितने राज्य हैं? 10 है। बात की थी हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, कुल मिलाकर 10। उसके बाद हमने बात की है राजभाषा की संवैधानिक स्थिति जो आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। अब मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा कौन सी, राष्ट्रभाषा के किसे बनाया गया, उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चा, तब जाके अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा कि राजभाषा क्या थी जो आप जान चुके हो। अब मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रभाषा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर और इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे। तब तक मैं मार लूं एक घोट। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? चलते हैं दोस्तों। कि मेरे बस में होता, बहुत शानदार लिखा है किसी ने कि मेरे बस में होता तो तेरे कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई और काटता, तेरे होते हुए भी मोमबत्तियां बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता, कौन मेरे भूखे रहने पर, कौन मेरे भूखे रहने पर उदास होता, तेरी तस्वीर भी होती तो मैं हंसकर सजा काटता। तो आपका प्रेम यूं ही बना रहे। बात कर रहा हूं दोस्तों राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा उस देश की सर्वाधिक जनता अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए, विचारों को संप्रेषण करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है वही भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। परिभाषा अगर मैं लिख लूं कि किसी देश की सर्वाधिक जनता व्यवहार में, देश की सर्वाधिक जनता व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करती है, जिस भाषा का प्रयोग करती है वह भाषा क्या कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रभाषा। व्यवहार का मतलब है दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, और बहुसंख्यक, जैसे मान लो कि हमारा भारत देश है और इसकी 90% जनता है ना एक भाषा का प्रयोग करती है। जिस भाषा को लोग समझते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, उसी भाषा को उस देश की क्या मान लिया जाता है दोस्तों? राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है। बस इजी रूल में यही कि देश की सर्वाधिक जनसंख्या, जनता, लोग जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। या मैं यूं कह दूं कि जब कोई भाषा, या यूं कह सकता हूं कि जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण, किसके कारण दोस्तों? अपने महत्व के कारण
महत्व बढ़ेगा। महत्वगण विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है। महत्व के कारण विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत भाग में, क्षेत्र में जनता द्वारा अपना ली जाती है। जनता द्वारा अपना ली जाती है, अपना ली जाती है। तो वह भाषा कौन सी कहलाती है दोस्तों? राष्ट्रभाषा। दोनों का मेन एक ही है कि सर्वाधिक जनता देश की जिस भाषा का प्रयोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने में करती है वह देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। दो बातें जो आपको याद रखनी है दोस्तों, सबसे मोस्ट है दोस्तों, राजभाषा और मैं बात यहीं पर कर लूं राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा, चलो यही कर लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस कह सकते हो दोस्तों? राजभाषा के रूप में आप कह सकते हो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त अर्थात संविधान ने हमें एक भाषा दी है जिसका प्रयोग हम शासकीय कार्य में करते हैं। वह भाषा कौन सी है दोस्तों? राजभाषा है। लेकिन आपको याद रखना है राष्ट्रभाषा के अंदर या राष्ट्रभाषा का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। बस याद रखना, कोई लेना देना नहीं है। समझ लो मेरी बात को? संविधान में राजभाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा वो अपने सर्वाधिक रूप में जब प्रयुक्त की जाती है ना, वो अलग अलग देशों की अलग अलग क्या बन जाती है? राष्ट्रभाषा बन जाती है। दोनों लाइनें मोस्ट बनती है, संविधान से प्राप्त है, इसमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि राष्ट्रभाषा बनाई किसी चाहिए? हमने बहुत सी आर्य भाषाओं का वर्णन किया था, अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए? अब राष्ट्रभाषा वही बनती है जिसके अंदर विशेष गुण पाए जाते हैं। देश का नेता वही बनता है जो अन्य नेताओं से सर्वश्रेष्ठ होता है, जिनमें विभिन्न गुण पाए जाते हैं। तो राष्ट्रभाषा में से कौन से गुण होने चाहिए जो राष्ट्रभाषा बनने के लायक हो? चुनिंदा मैं बातें करूंगा उनके कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसे साफ कर रहा हूं दोस्तों। राजभाषा राष्ट्रभाषा में हमने बात कर ली, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। राष्ट्रभाषा के गुण अर्थात देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा जा सकता। क्लास के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं लेकिन मॉनिटर एक ही होता है, सभी को मॉनिटर नहीं बनाया जा सकता। उसी प्रकार देश की राष्ट्रभाषा किसे कहा जाए, किसे माना जाए, तो वो उस भाषा के अंतर्गत उसके गुण होते हैं। तो हिंदी जो हमारी कौन सी है दोस्तों? राष्ट्रभाषा है। हिंदी कौन सी है? राष्ट्रभाषा। और राजभाषा भी कौन सी है? हिंदी। दोनों बातें एक ही है, लेकिन दोनों में ये चीजें याद रखनी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गुणों पे, तो नंबर 1 मैं गुण ये बात करूं कि राष्ट्रभाषा के अंदर सर्वाधिक पहले ये होना चाहिए कि देश की बहुसंख्यक लोग, देश की बहुसंख्यक जनता, देश के सर्वाधिक लोग द्वारा क्या की जाए? प्रयोग की जाए। देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग में लाए, प्रयोग में हो, कह सकते हो ना भी सर्वाधिक जनता जिस भाषा का प्रयोग करे उस भाषा को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? उस भाषा में उच्च कोटि का क्या लिखा जाए? साहित्य लिखा जाए। साहित्य जब लिखा जाएगा, याद करो ब्रज पहले बोली थी, लेकिन जब सूरदास, रसखान, विभिन्न कृष्ण काव्य धारा कवियों ने उस भाषा में साहित्य लिखा, उसी ब्रज बोली को क्या नाम मिल गया? ब्रज भाषा। सॉरी बेटा,
तो वही बात कर रहा हूं दोस्तों कि जिस भाषा में उच्च कोटि का साहित्य लिखा जाए वह राष्ट्रभाषा के काबिल हो सकती है। और क्या कह सकते हैं, उस भाषा में शब्द भंडार हो, उस भाषा में शब्दों की कोई सीमा नहीं हो, अनंत शब्दों का प्रयोग हो उसके भंडार में। और क्या कहा जा सकता है दोस्तों, उसका जो व्याकरण होना, उसका जो ग्रामर हो वो क्या होना चाहिए, एक तो सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सरल व नियमबद्ध होना चाहिए। नियमों में रह के, नियमबद्ध करके उसका लिखा गया हो व्याकरण कोश उसका। और इसके साथ में हम बात करें, व्याकरण होने के साथ साथ उसकी लिपि तो होती है ना, उसकी जो लिपि हो वो लिपि कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों वैज्ञानिक से, वैज्ञानिकता ली हो, उसमें कमियां त्रुटियां बहुत कम मात्रा में हो। और सर्वाधिक मेन बात मैं अगर कहना चाहूं, उस भाषा में क्या होनी चाहिए दोस्तों, एकता। सीधी कह सकते हो या मैं कह सकते हो राष्ट्र एकता में सहायक हो। राष्ट्र एकता में क्या होनी चाहिए, सहायक होनी चाहिए। ये जिस भाषा में गुण होंगे ना, उस भाषा को क्या बना दी जाएगी दोस्तों, उस देश की राष्ट्रभाषा। ये सभी गुण हमारी कौन सी भाषा में है दोस्तों, आपको पता है वो कौन सी भाषा है, हिंदी। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी संविधान से मिली है, इसलिए हिंदी को क्या मिला गया है दोस्तों, राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। दोनों ही चीजें आज आपने पढ़ी कि राजभाषा भी हमारी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, लेकिन दोनों में बातों में अलग क्या है, ये दोनों मेन बात निकल कर आती है। एक का संबंध संविधान से है और दूसरे का संबंध संविधान से नहीं है। तो आगे भाषा से लेकर बिल्कुल अंतिम वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत रहूंगा बहुत ही जल्द, और उसके साथ ही भाषा वाला जो टॉपिक शीर्षक प्रकरण है वो हमारा कंप्लीट रहेगा दोस्तों। इसके बाद मैं कौन सा प्रकरण लेके आऊं वो मुझे आपके कमेंट बताएंगे दोस्तों। क्या मैं अलंकार को लेकर आऊं, या मैं कोई कवि परिचय को लेकर आऊं, या मैं कोई बुक को लेके आऊं, कोई गद्य भाग को लेके आऊं, आपके कमेंट मुझे आगे की ओर ले जाएंगे। राजभाषा राष्ट्रभाषा अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके कोई भी आगे संदेह नहीं रहेगा। तब तक के लिए चाहता हूं दोस्तों आपसे अलविदा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तरोताजा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।